नमस्कार, वंदे मातरम और जय माँ भारती। और आज हम लोग आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और हमारी डेमोक्रेसी, हमारी जो प्रजातंत्र है ऐसे ही चलती रहे, इन दुखियारों के जैसी हालत ना हो जाए जिनका कि ऑलरेडी संविधान 3 बार बदल चुका है। तो ऐसा कभी होगा भी नहीं। जो हमारी डेमोक्रेसी, हमारी जो प्रजातंत्र है, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है और ये ऐसा ही फलता फूलता चलता रहेगा, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे कोई भी समय हो। तो ये हमारी प्रजातंत्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके बाद जो आज हम लोग जिस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं वो है बदले पाकिस्तान के सुर। तो भारत ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, इनविटेशन दिया है पाकिस्तान को। और ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से पाकिस्तान के सुर बदले, तो वो सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और एक बार वाजपेयी जी ने भी कहा था कि आप अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं चुन सकते हैं। तो उनके साथ तालमेल और समन्वय बनाकर जितना हद तक बना सकते हैं चलना चाहिए। या तो हड़का के रखिए, जैसे इंडिया पाकिस्तान को भी हड़का के रखे हुए है, या जैसे भी अगर आप उनके साथ सही से दोस्ती मेंटेन करके चल सकते हैं तो वैसे चलना चाहिए। तो यहाँ पर पहले इंडिया ने हड़का के रखा था जो टेररिस्ट अटैक हो रहे थे, उसके बाद अब पाकिस्तान के सुर बदल रहे हैं। तो भारत ने भी बोला चलो भाई, अगर आप सुधार करोगे तो हमें भी आपके साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन करने में क्या जाता है। तो ये पूरा मुद्दा है। चलिए एक बार हम लोग एक सवाल देख लेते हैं पहले कि इनमें से कौन से देश ऐसे हैं जो कि फाउंडिंग मेंबर है एससीओ के, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ पर ऑप्शन में है चाइना, रसिया, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। और ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, आंसर सेलेक्ट करिए। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका करेंट आंसर क्या है, और इसे हम लोग लास्ट में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं कि जो मुद्दा है कि न्यूज़ में ये क्यों है मुद्दा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि भारत ने अभी इनवाइट किया है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सबमिट होने वाली है उसके लिए। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि अपना मिडिल ईस्ट और रसिया, चाइना, इंडिया, ये सारे मिलकर कैसे एक बेहतर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं या रीजनल पीस को मेंटेन कर सकते हैं। और बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होती है और उसके लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाए जाते हैं। तो उसी की मीटिंग होने वाली है, गोवा में होने वाली है मई फर्स्ट वीक में। और जो प्रोबेबल डेट माना जा रहा है वो 4 से 5 मई तक के बीच में माना जा रहा है कि इसी के आसपास गोवा में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होगी। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पिछले 12 साल से पाकिस्तान के कोई भी विदेश मंत्री भारत नहीं आए हैं। लास्ट टाइम जो हिना रब्बानी खार थी उस समय की तत्कालीन विदेश मंत्री, वो आई थी जुलाई 2011 में। ठीक है, और अगर भारत की बात करें तो भारत से जो भारत के विदेश मंत्री जाते हैं पाकिस्तान वगैरह, तो लास्ट टाइम भारत से सुषमा स्वराज गई थी 2015 में। और उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बदलती चली गई कि वहां पर फिर कोई भी विदेश मंत्री भारत से भी 2015 के बाद पाकिस्तान नहीं गए हैं। तो अब ये जो बदलाव आ रहा है, तो इसमें एक तो बहुत बड़ा कारण ये है कि बाइलेटरल मीटिंग्स में या बाइलेटरल प्लेटफॉर्म्स में, द्विपक्षीय वार्ता वगैरह में, तो वैसा इंगेजमेंट नहीं रहा इंडिया और पाकिस्तान का। लेकिन जहां पर मल्टीलैटरल इंगेजमेंट्स की बात होती है, जहां पर वर्ल्ड फोरम के कोई ऑर्गेनाइजेशन पर मिलने की बात होती है, तो वहां पर भारत के और पाकिस्तान के दोनों जगह के विदेश मंत्री उपस्थित रहते ही थे। अगर क्रिकेट की भी बात करें तो 2011 से भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई क्रिकेट की द्विपक्षीय मैच वगैरह, सीरीज वगैरह तो नहीं हुई है। लेकिन मल्टीलैटरल स्टेज पर देखें, वर्ल्ड कप में, एशिया कप में और कहीं भी बाहर, तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच होते रहे। तो कुछ कुछ प्लेटफॉर्म पर अगर देखा जाए
तो भारत और पाकिस्तान का इंगेजमेंट या तो डिप्लोमेटिक हो, स्पोर्ट्स में हो या इनफॉर्मल हो, तो ऐसी जगहों पर भारत और पाकिस्तान का इंगेजमेंट मल्टीलैटरल स्टेज पर, प्लेटफॉर्म पर होता रहा। लेकिन अब क्या है कि ये यहाँ पर जब बुलाएंगे एससीओ में, ये भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, लेकिन भारत में आ रहे हैं, तो 1-to-1 द्विपक्षीय वार्ता भी भारतीय विदेश मंत्री और पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बीच में होने के चांसेस हैं। और इसके लिए अगर कहा जाए, देखा जाए, तो पहले पाकिस्तान ने ही इनिशिएटिव चालू की, और इसमें इसी सब चीज़ों को देखते हुए भारत की ओर से भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, जो अपने हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान में, कि जाइए भैया, बोल दीजिए कि आप भी आ सकते हैं। तो ये जो अभी सिचुएशन हुई है, ठीक है, कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं, तो ये बात हुई क्यों है? तो सबसे पहली चीज तो बदले बदले सरकार नजर आते हैं, ये हुआ शुरू पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनके सुर थोड़े बदले, धीरे धीरे फॉरेन मिनिस्टर के भी बदल रहे हैं, तो उसके कारण यहाँ पर इनविटेशन मिला है। दूसरी चीज क्या है कि वो लोग इस चीज को मुखर रूप से तो नहीं कह रहे थे, लेकिन दबी आवाज में इस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं पाकिस्तान की सरकार के जो भी मंत्री हैं, कि वहां से किसी तरह से बात हो, इंडिया से बात हो, क्योंकि अपनी उनकी आंतरिक परिस्थिति ऐसी हो गई है कि अभी उन्हें बात किए बिना कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बातचीत बढ़े, द्विपक्षीय वार्ता बढ़े, मुद्दों का सॉल्यूशन निकले, इस चीज के प्रयास में पाकिस्तान लगा हुआ है, किसी दूसरे कंट्री को भी मददता करने के लिए कह रहा है। तो ये चीजें हुई, लेकिन क्या होता है कि इनके जो एटीट्यूड है वो तो कभी सुधरने वाले हैं नहीं। दुख होता है तो बोलते हैं कि भाई बचा लो, या यहाँ से लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन फिर जाकर यूएन में बोलते हैं कुछ, कि मोदी जी का मुद्दा उठाते हैं, गुजरात के दंगों का मुद्दा उठाते हैं। अभी बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई है उसे पाकिस्तान के मंत्री, पत्रकार या जो भी वहाँ के अधिकारी हैं एक टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के अगेंस्ट, कि वहाँ पर माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, ऐसा वैसा। 2002 का मुद्दा उठा रहे, और आपने इधर 2011, 12, 15 ये सब में क्या किया वो नहीं देख रहे हैं, और 2002 का मुद्दा वो भी हमारे आंतरिक मामले का उठा रहे हैं। फिर भी ये इसके बाद भी वहां पर इनविटेशन दी गई है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी थोड़े से चांसेस बचते हैं कि आपस में बातचीत की जाए, डिस्कशन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर बातचीत से मुद्दा संभलता है तो पहले जो भी हुआ हो उसे अगर सुधार किया जा सकता है और दोनों देश शांतिपूर्ण रूप से एक साथ इधर आसपास रह सकते हैं साउथ एशियन रीजन में, तो उसमें गड़बड़ी क्या है? दोनों के डेवलपमेंट इंश्योर होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की हालत खराब है तो भारत को उससे कम खर्च करने पड़ेंगे अपने डिफेंस सेक्टर में। भारत का जो डिफेंस सेक्टर का खर्चा है, अपनी रक्षा नीतियों पर जो खर्च करना पड़ता है और व्यवस्था पर, वो दिनों दिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पूरा अगर शांति व्यवस्था बहाल हो जाती है तो वो खर्च कम किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर अभी भी एक विंडो बचता है कि आपस में डिस्कशन किया जा सकता है, ठीक है। प्लस क्या है कि भारत की हमेशा से पॉलिसी रही है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और इस पर अभी कुछ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मोदी जी ने भी जब पहली बार प्रधानमंत्री का पद संभाला था तो शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने सार्क नेशंस को और अपने जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, अपने पड़ोसी देशों को आमंत्रित किया था शपथ ग्रहण समारोह में। उस समय के जो मुख्य प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, वो भी आए थे, नवाज शरीफ। तो ये चीजें पहले से चली आ रही है और इस पर अभी ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए जो वाजपेयी जी ने, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि कहा था कि आप दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं, तो पड़ोसी जो भी मिल गए हैं उन्हीं के साथ जीना सीखिए, उन्हीं के साथ मिला जुला कर चलाना सीखिए, क्योंकि बदल तो सकते हैं नहीं। आप तो ये नहीं कहिएगा कि पाकिस्तान को भाई उठा के और उधर ईरान के पीछे रख दो, ग्वादर पोर्ट वगैरह वाला एरिया अपना डेवलप कर रहे हैं तो उनके साथ अपने संबंध अच्छे हैं, तो ये मेरे लिए फेवरेबल है, तो इनको यहाँ पर बुला लो। तो ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। तो जो भी है, पाकिस्तान जैसा भी है, उसे बहला फुसला कर, हल्का कर, धमका कर, जैसे भी हो सकता है, काम तो चलाना ही है भाई। इसीलिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भी
पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा अभी ध्यान दिया जा रहा है और उन्हें बुलाया भी गया है एससीओ में। और दूसरी चीज क्या है कि एससीओ में बुलाना भी बनता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे बीच में इतने रिलेशन खराब हुए, क्योंकि आप देखेंगे कि वाजपेयी जी के समय में जब एनडीए की सरकार थी तो वाजपेयी जी खुद बस से लाहौर तक की यात्रा भी की थी उन्होंने। उसके बाद वहाँ पर बस के सेवाएं थी, इंटर कंटिनेंट जो इंटर कंट्रीज जो थी, इंटर स्टेट बसेस चलती थी पाकिस्तान से इंडिया के बीच में। प्लस क्या है कि समझौता एक्सप्रेस चलती थी और भी बहुत सारे रिश्ते थे, ट्रेड के रिश्ते थे अच्छे खासे। तो इन सब चीज़ों में भी बदलाव आया और ये चीज़ें भी कम पड़ गई, धीरे पड़ गई। तो उसके पीछे का कारण है क्या? सबसे पहली चीज क्या है कि पाकिस्तान की जो अपनी टेररिज्म की फैक्ट्री है, आतंकवाद की जो उसकी फैक्ट्री चलती है, उसके कारण पाकिस्तान कभी सुधरने का नाम लेता ही नहीं है। क्या करेगा? अब देखिए टेररिस्ट अटैक पहले कहाँ किया? पठानकोट में जनवरी 2016, फिर उरी में हमला हो गया सितंबर 2016, फिर पुलवामा में इन लोगों ने हमला कर दिया फरवरी 2019। तो इन सब चीजों के कारण इंडिया ऑलरेडी बौखलाया हुआ था और पाकिस्तान को लग रहा था कि भाई ये हम तो एकदम तोप बने हुए हैं। लेकिन इंडिया ने फिर जवाब देना चालू किया, तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पहले, फिर एयर स्ट्राइक हुआ। तो पाकिस्तान की और दिमाग खराब हो गई कि भाई ये तो हम एक मारते हैं उधर से चार पड़ते हैं। तो ये चीजें हो रही थी, तो इसके कारण रिलेशन खराब हो रहे थे। भाई मारा मारी जहां पर हो जाएगा तो रिलेशन तो खराब होने ही है, ठीक है, चाहे वो आदमी आदमी के बीच में इंडिविजुअली हो या देश देश के बीच में, मारा मारी से रिश्ते तो खराब होने ही वाले हैं। तो ये चीजें हुई। प्लस सबसे ज्यादा तकलीफ क्या हुई पाकिस्तान को कि जो भारत ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया, रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म हो गया। तो वहां पर जो एक तरह से निरंकुश सरकार चलती थी और उस पर पाकिस्तान का ज्यादा प्रभाव होता था, वो चीजें खत्म हो गई। प्लस क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को अलग करके और लद्दाख को अलग करके दो यूनियन टेरिटरी बना दिया। उससे और परेशानी बढ़ गई अंदर में पाकिस्तान के दिल में। तो उसके कारण खटास बढ़ी। और इस पर क्या हुआ कि इमरान खान ने, उस समय के प्रधानमंत्री ने, पूरा एकदम हार्ड लाइन इख्तियार कर लिया कि सारे रिश्ते खत्म कर दिए, एकदम ट्रेड रिलेशन खत्म, न दवाई मंगवाएंगे, न चीनी मंगवाएंगे, न कुछ नहीं। तो उसके कारण तकलीफ पाकिस्तान की ही बढ़ी। अभी आप आटे का रेट देखिए, आटे चावल दाल सबका भाव देखिए कि पाकिस्तान की क्या परिस्थिति है। फॉरेक्स रिजर्व कम होते जा रहा है, क्योंकि आपको जो चीजें सस्ती मिल रही थी इंडिया से, अब क्या है कि उसको इंटरनेशनल मार्केट से आपको महंगे में उठाना है, तो उसका फॉरेक्स रिजर्व वैसे ही खत्म होता जा रहा है। तो बेचारे इधर से उधर भटक रहे, भाई पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। लेकिन भाई दुनिया बिजनेस पे चलती है, जिसको फायदा नजर आएगा ना वही आपको पैसा देगा। बिना काम के कोई आदमी 2 रुपया किसी को नहीं देता। और अगर कोई बिना आपको मांगे, बिना कहे पूछे 2 रुपया दे रहा है, तुरंत सतर्क हो जाइए, कुछ तो गड़बड़ है। एकदम आगे पीछे सब कैलकुलेट कीजिए कि आखिर इसको हमसे चाहिए क्या। ये फोकट में तो कोई पैसा किसी को नहीं देता। तो ये चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी जो पाकिस्तान का टोन चेंज हुआ है, उसके पीछे क्या कारण? सबसे पहला कारण तो वही इकोनॉमिक क्राइसिस, कि महंगाई बढ़ते जा रही है, तेल की क्राइसिस हो रही है। डेवलपमेंट का तो खैर पाकिस्तान का क्या स्थिति है दुनिया को पता है। फॉरेक्स रिजर्व ऐसी हालत में है कि अब चल गया आईसीयू में, तो ऑलरेडी मरा कि तब मरा कुछ पता नहीं। तो ये दिक्कत हो रही है। और इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण क्या हो रहा है कि उसके अलग अलग रीजन में ऑलरेडी वहां पर दंगे फसाद और वो प्रदर्शन वगैरह चालू हो गए हैं, अनरेस्ट की और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने की परिस्थिति ऑलरेडी है। पीओके में आप देख लीजिए क्या परिस्थिति है, पिछली वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था। बलूचिस्तान में वही परिस्थिति है। अभी तो सिंध और इधर उधर दूसरे प्रांतों में भी आटे चावल दाल के भाव के कारण परिस्थिति गंभीर हो गई है। गवर्नमेंट खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही है सिचुएशन। तो बोले भाई पैसा आएगा, सबको पैसा मिलेगा, सही से खाना मिलेगा, सिचुएशन ऐसे ही सुधर जाएगी। तो इसलिए भी उनके टोन बदल रहे हैं।
कि भाई पैसा बचाने का बेस्ट उपाय है कि देखिए, कहीं से आप कोई भी चीज लंबी दूरी तक से मंगाते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है। अब जो चीजें इनको इंडिया से बगल से सस्ते में मिल जाती थी, अब क्या है कि दूर से मंगाते हैं, महंगा पड़ता है। अब महंगा पड़ेगा तो भाई पैसे खर्च होंगे ज्यादा। अब पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो होनी ही है। प्लस क्या है कि भारत की डिप्लोमेसी अभी इतनी मजबूत हो गई है कि गल्फ कंट्रीज भी अब क्या है, दबाव बनाने लगे हैं, खाड़ी देश भी दबाव बनाने लगे हैं पाकिस्तान पे ही। सऊदी अरबिया ने अभी पैसे दिए, लेकिन साथ में एक लेटर भी अटैच कर दिया कि भैया टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। वो आईएमएफ की तरफ बिहेव करने लगा कि अपनी इकोनॉमिक परिस्थिति सुधारिए, कुबेर का धन है नहीं कि जब चाहोगे तब आओगे और हम मांगोगे और हम निकाल के दे देंगे। अब क्या है कि हमारे हिसाब से तुमको इस पैसे को खर्चा करना है। उनके खाते में डाल दिए हैं, लेकिन खाते से पाकिस्तान निकाल नहीं सकता है। पैसा है लेकिन किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो वो परिस्थिति हो गई है, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण भारत की डिप्लोमेसी भी है। पहले गल्फ कंट्रीज बहुत ज्यादा मदद करते थे पाकिस्तान को, उसके पीछे आज भी बहुत सारी ऐसे कारण है। जैसे देखिए, अभी यूएई में जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ तो वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पाकिस्तान ने 4,500 आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल भेजे थे, अपने आर्मी के आदमी भेजे थे, और उसके लिए $3 बिलियन पैसा लिया था पाकिस्तान ने। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि अपने आर्मी को भाड़े पर भी देते हैं, भाड़े गुंडे का काम करती है, ठीक है। तो ये चीजें, पहले खाड़ी देशों के पास वैसी मजबूत आर्मी थी नहीं, आज भी कमजोर है, तो उसके कारण खाड़ी देश हमेशा से, पैसे हैं बहुत, मदद करते रहते हैं, लेकिन उनकी अपनी आबादी उतनी ज्यादा नहीं है कि वो आर्मी में उनके जवान ज्यादा हो सके। तो उनकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी आर्मी है, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जो बड़ी विपत्ति आए तो वैसी परिस्थिति के लिए ये लोग पाकिस्तान को पैसा वैसा दे के खुश करके रखते हैं कि जरूरत पड़ेगा तो यही आएगा मेरे तरफ से लड़ाई करने, मसलमैन की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बाहुबली की तरह। दूसरी चीज क्या है कि मुस्लिम कंट्रीज में इकलौता पाकिस्तान ऐसा है जिसके पास की न्यूक्लियर वेपन है, परमाणु हथियार है। और इजराइल स्पष्ट रूप से कहता नहीं है, लेकिन इजराइल के पास भी परमाणु हथियार है। तो वैसी परिस्थिति में, जरूरत पड़ने की परिस्थिति में, परमाणु हथियार खाड़ी देशों के या इस्लामिक कंट्रीज के तरफ से इस्तेमाल कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा, इकलौता उसी के पास है ही, तो उसको पैसा देना भी मजबूरी है। लेकिन अब क्या है कि गल्फ कंट्रीज को, खाड़ी देशों को भी ये चीज समझ में आ गया है कि भैया बिजनेस फर्स्ट, पहले अपना पैसे से पैसा बनाने के लिए देखना है, और उसके लिए उनके पास सबसे बेहतर ऑप्शन कौन है? इंडिया। और इंडिया में वो लोग देखिएगा आराम को इन्वेस्ट कर रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में अभी सुने कि मॉल बनाने वाले हैं, खाड़ी देश इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनको पैसे से पैसा बनाना है, तो जिसके घर में जाकर पैसा बनाना है, जिससे बिजनेस करना है, उससे तो वो रिलेशन सही मेंटेन करेंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान को भी थोड़ा सा हड़का लिया, इंडिया भी खुश हो गया, उन पर भी दबाव बन गया, पाकिस्तान के तेवर भी नरम पड़ गए, वो इंडिया से के बात करने के लिए भी आतुर है। तो ओवरऑल एक सिचुएशन ठीक बन रहा है, और उसमें जो यहाँ खाड़ी देशों का दबाव है ये भी बहुत काम कर रहा है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि अभी आप देखिएगा कि इजिप्ट के राष्ट्रपति आज आए हुए हैं चीफ गेस्ट के तौर पर गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए, ठीक है। अब वहां पर खाड़ी देशों में या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में, ओआईसी की बात करें तो इजिप्ट उनका एक मेंबर है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा प्रस्ताव या कोई भी ऐसी बात जो कि भारत के निंदा करती हुई हो, उसके अगेंस्ट में हो, इसका समर्थन इजिप्ट ने कभी नहीं किया। अब्दुल फतेह अल सीसी ने आज तक क्लियर ये चीज रखा है, और इसके पहले के जो भी राष्ट्रपति थे, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ाया था, मोहम्मद मोर्सी का टोन गड़बड़ाया था, लेकिन उसके पहले के या उसके बाद के इजिप्ट के जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं वो हमेशा से भारत के समर्थन में ही रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो वहां से इस्लामिक कंट्रीज के तरफ से भी देखेंगे तो पाकिस्तान पे दबाव ही बन रहा है, कोई मतलब वैसा नहीं कि हाँ भाई चल लड़ हम देख लेंगे, तो वैसी परिस्थिति पाकिस्तान के साथ है नहीं। उसके बाद
पहले चाइना से इफरात पैसा आ रहा था तो ये लोग बड़े खुश थे कि चाइना तो फ्रेंडशिप विदाउट कंडीशंस, फॉर एवर फ्रेंडशिप, क्या क्या स्लोगन यूज करते थे चाइना के साथ। लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे चाइना तो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, उसको नजर आया कि भाई यहाँ पर पैसा लगाए जा रहे हैं, इनकम कुछ आ नहीं रहा है, सीपैक प्रोजेक्ट अलग टंग गया है, अलग मेरे फोन खोल रहा है, टेंशन हो रहा है, जी जिनपिंग बोल रहे होंगे। तो इसके चक्कर में क्या हुआ कि चाइना ने भी अब बोला कि पैसा जो भी सीपैक में लगेगा हम खुद लगाएंगे, खुद के अकाउंट से खर्चा करेंगे, तुमको पैसा नहीं देंगे, तुम सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, वहां पर काम कराने के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाओ, बाकी हम काम कर लेंगे, पैसा भी लगा लेंगे, लेकिन तुमको ना देंगे। तो ये चीजें हो गई। और वहां पर पाकिस्तान क्या करता था, सीपैक प्रोजेक्ट के नाम पे पैसा लाके इधर उधर बाकी के खर्चों में पैसा खर्च कर देता था। अब वहां से भी पैसा आना बंद हो गया। प्लस पिछले जो विदेश मंत्री थे या प्रधानमंत्री थे, उन लोगों को या राष्ट्रपति को, जब भी वो लोग गए तो चाइना ने बढ़िया से बेइज्जत किया। कभी किसी को स्टूल पे बैठा दे, कभी किसी को रिसीव करने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर पहुंच जाए, तो ऐसे घोर बेइज्जती हो रही थी। तो पाकिस्तान को समझ में आ गया कि चाइना जो है सो पैसा देने वाला है नहीं, और यहाँ पर परिस्थिति सुधारने के लिए सस्ते में बढ़िया मटेरियल, बढ़िया खान पान की चीजें, दवाई बीरो वगैरह लथपन सब कुछ चाहिए, और उसके लिए भारत के साथ परिस्थिति सुधारनी जरूरी है। और यहाँ पर एक बात क्या हो गई कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार आई है तब से पाकिस्तान के लिए और मुसीबतें बढ़ गई हैं। उधर से वो लोग बोलते हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को मानते ही नहीं है, अंग्रेज खींच के गए थे, हमने एक्सेप्ट न किया, ये बॉर्डर नहीं है। उसके कारण पाकिस्तान अलग परेशान है। कभी उनके आर्मी के आउटपोस्ट पर हमला कर देंगे, वहां से आर्मी के अधिकारी पकड़ के ले जाते हैं, कितने आतंकवादी छोड़ दो, ये कर दो, कभी कहीं पे हमला कर देते हैं, तो उससे अलग परेशान है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ ये स्थिति हो गई जो पहले भारत के साथ थी कि टू फ्रंट वार वाली, कि दो दो मोर्चों पे अगर लड़ाई होगी तो क्या करेंगे। तो वहां पर भारत तो इतना सक्षम था कि उस समय के जो हमारे आर्मी चीफ और जनरल या सीडीएस वगैरह जो भी थे, सबने कहा कि हम लोग संभाल लेंगे, देख लेंगे, चाइना पाकिस्तान दोनों को देख लेंगे, अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों साथ में अटैक करते हैं और दो दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है तो हम लोग संभाल लेंगे। लेकिन पाकिस्तान ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल नहीं है कि उधर से अफगानिस्तान से भी लड़ ले और इधर इंडिया से भी लड़ ले। और अफगानिस्तान से तो तालिबान की सरकार बिना काम की उनके पीछे पड़ी हुई है कि हम तो बस मारेंगे भाई, उनकी आदतें वही है, तो वो तो लगे हुए हैं। अब इनको लग रहा है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के तुलना में काफी सभ्य है, समझदार है और अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून को मानने वाला है। ऐसी परिस्थिति में इनके साथ अगर हम संबंध सुधार लेते हैं तो हमारा ये जो एलएसी या पाकिस्तान के साथ जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सकती है और इधर के खर्चे से, इधर के मुसीबत से हम बच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर हो गया जिसके कारण कि इनके सुर बदले हुए हैं। अफगानिस्तान में जब से तख्ता पलट हुआ और तालिबान की सरकार आई तब से धीरे धीरे पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ती चली गई हैं उधर से। तो बोले भाई इधर से मुसीबत बढ़ रही है, कम से कम उधर से सुधार लें, नहीं तो दोनों तरफ से लपड़ लपड़ जो बजेगा तो बीच में पाकिस्तान ढोल बज के रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हुई। अब पाकिस्तान चाहता क्या है इससे, कि क्या अचीव करना है हमको, तो सबसे पहली चीज वही है कि जो इंटरनेशनल सपोर्ट है, बहुत सारे जगह से पाकिस्तान का सपोर्ट भारत की डिप्लोमेसी के कारण रुका हुआ है। और भारत के साथ अगर रिश्ते सुधारता है पाकिस्तान तो बहुत जगह से पाकिस्तान को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा और उसकी परिस्थिति इकोनॉमिक वाइज या सप्लाई वाइज बहुत सारी चीजों में सुधर जाएगी। जैसे रसिया ने भी अभी कहा कि हम तुमको सस्ता तेल देंगे, लेकिन अगर उसमें इंडिया कुछ भी हस्तक्षेप करता है तो पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, ये भी बात है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उनके खर्चे कम हो डिफेंस पर, जिससे कि वो बाकी की चीजों में, खाने पीने दाना पानी की चीजों में खर्चा कर सके। अगर इंडियन बॉर्डर के पूरा अक्रॉस में वहां पर शांति व्यवस्था मेंटेन हो जाती है तो
उसके बाद क्या है यहाँ पे कि जो इनका इंपोर्ट था इंडिया से वो फिर से ट्रेड बहाल हो जाए, वहां से आयात कर सके इंडिया से, दवा हो, खाने पीने की चीजें हो, बहुत सारी चीजें जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं सस्ते में। तो ये तो सारी कुछ हो गई। अब इंडिया का जो बात है कि इंडिया इससे क्या अचीव करेगा, इंडिया के बुलाने का कारण क्या है, तो देखिए वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, विश्व स्तर पे भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश के तौर पे जाना जाता है और एक शांति प्रिय देश के रूप में जाना जाता है। और भारत ने अपने तरफ से आज तक कभी भी पहल नहीं की है। और पाकिस्तान ने खुद कहा, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने, कि हमने 3 लड़ाइयां लड़कर देख ली और उससे हमें क्या हासिल हुआ, सिर्फ गरीबी हासिल हुई, मुसीबत हासिल हुई और उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। तो भारत के साथ लड़कर हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो उनके साथ सहयोगपूर्ण, शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने में ही हमारा फायदा है। और भारत इस चीज का समर्थक हमेशा से रहा है। तो भारत की जो विश्व स्तर पर एक अपनी जो पहचान है और एक अपना जो ओहदा है, एक अपनी जो इज्जत है, वो और ऊपर जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि भारत को भी अपने सुरक्षा बजट में बहुत सारे पैसे सिर्फ इस कारण खर्च करने पड़ते हैं कि जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है उसके कारण यहाँ पर नुकसान न हो। हमारे जो एलएसी है, बॉर्डर है, उन सब पर शांति बनाए रखना है, कोई इन्फिल्ट्रेशन न हो, बहुत सारे इश्यूज हैं, तो इन सब चीजों में फायदा होगा। तीसरी चीज क्या है कि जो कश्मीर का एक लंबा चला आ रहा मुद्दा है, अगर इस पर बातचीत होती है और इस पर कोई एक फैसला आ जाता है, सॉल्यूशन निकल जाता है, तो 90% जो कारण है पाकिस्तान और भारत के बीच संबंध खराब होने का, वो खत्म हो जाएगा। कश्मीर सबसे बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान और भारत के बीच में संबंध खराब होने का। और इससे क्या होगा कि जो अतरंगी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं पाकिस्तान में सरकार में, हर बार पाकिस्तान के जो इतने भी पॉलिटिशियन है कश्मीर का राग लापते हैं और उसके कारण वहां पर इलेक्शन में उतरते हैं, तो वो भी अपना टोन चेंज करेंगे। जब मुद्दा बचेगा नहीं तो फिर डेवलपमेंट की बात करेंगे। और देखिए कोई आदमी अगर काम में बिजी रहता है ना अपने, तो दूसरे को छेड़ते नहीं चलता है। लेकिन क्या है, पाकिस्तान के पास अभी कश्मीर और भारत को छेड़ने के अलावा कोई काम है नहीं, इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते नहीं है, सारा पैसा न्यूक्लियर बम बनाने में और आर्मी के पीछे खर्च कर देते हैं। तो कश्मीर का मुद्दा अगर खत्म हो जाता है और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में पूरी तरह से शांति बहाल हो जाती है, तो वो अपना पैसा काम धाम में लगाएंगे, उधर बिजी रहेंगे, तो भारत के लिए परेशानी का सबब कम बनेंगे। तो भारत को भी इससे बहुत सारे फायदे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें कि एससीओ को ही क्यों चुना गया है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह मिला है कि एससीओ का मीटिंग इस बार गोवा में भारत में होने वाला है। और दूसरी चीज क्या है कि जितने भी देश एससीओ के मेंबर हैं उन सभी के साथ, चाइना के साथ थोड़ा बहुत गड़बड़ है इंडिया का, बाकी अगर देखें तो सभी 5 देशों के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के रिश्ते भी सबके साथ अच्छे हैं भारत को छोड़ के। तो यहाँ पर एक तरह से होगा ना कि 8-10 दोस्त साथ में बैठे हुए हैं, 2 के बीच में मनमुटाव चला रहा है, तो बाकी मिलजुल के बोले भाई मैनेज कर लो, जाने दो यार, तो वो चीजें हो सकती है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो इसके कारण एससीओ को चुना गया है। और यहाँ पर क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई मीटिंग हो रही है, बुला लेते हैं, एक गुड गेस्चर है। पहले से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं लड़ाई लड़के कोई फायदा नहीं, लड़ाई लड़के कोई फायदा नहीं, गरीबी फैल गई, गरीबी फैल गई, तो आओ भाई बताते हैं कैसे नहीं फैलेगी, आओ बात करते हैं बैठ के। तो ये एक मुद्दा है ही, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से देखें तो इस टॉपिक से हमेशा से क्वेश्चन आते रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन हमेशा से एक बर्निंग इशू रहा है और कभी भी फिर से आ सकता है। और इस बार 12 साल के बाद
जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के वो इंडिया आ रहे हैं। तो आप इतना ध्यान में रखिए कि मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन इस बार मिल जाएंगे आपको। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। और यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो था हमारा कि कौन कौन से कंट्रीज यहाँ पर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर मेंबर, फाउंडिंग मेंबर थे, जो शुरुआती दौर के थे जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। तो इसमें आप देखिएगा कि ये तुर्कमेनिस्तान लिखा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। बाकी 3 देश हैं, चाइना, रसिया और किर्गिस्तान। और यहाँ पर आंसर होगा आपका बी 1, 2 एंड 4, क्योंकि यहाँ पर देखिए तुर्कमेनिस्तान के साथ आप कंफ्यूज कहाँ हो सकते हैं, तजाकिस्तान के साथ। नाम और जो स्पेलिंग, जो देखने का लुक है वो बहुत हद तक सेम है। और इसी तरह से लोग फंस जाते हैं ऑप्शन में देख के कि टीटी तो दिख रहा है, ये भी होगा, मार के गलत कर देते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इस चीज पे हमेशा ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक त्वरित रूप से पहुंचे और कोई भी टॉपिक आप ऐसा मिस न करें, ठीक है। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल पर भी हमें फॉलो करें। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव चीजें आती रहती हैं। और अभी हम लोग करंट अफेयर्स की ईयर राउंड पूरी करंट अफेयर्स की सीरीज कोर्स की चालू करने जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज के साथ है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मिलेगी। और उसके साथ साथ हमारे ऐप पे आपको एनसीईआरटी की फ्री में मिल जाएगी प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स सब्जेक्ट वाइज, तो उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। प्रीलिम्स 2024 के लिए पूरी इलोंगेटेड एकदम एग्जाम के टाइम तक की टेस्ट सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसमें जीएस, करंट अफेयर्स, सीसेट सारा कुछ इंक्लूडेड है। 28 टेस्ट की टेस्ट सीरीज होने वाली है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बड़े ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे मिलेगी आप लोगों को। और यहाँ पर हम लोग अपना डिस्कशन खत्म करते हैं और आप लोगों को फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।